जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है तो एनर्जी लेवल आपको थोड़ा डाउन ही मिलेगा आज के और आने वाले कुछ वीडियोस में, जो भी हम अगले 2-3 दिनों में देखेंगे। तो आमतौर पे जो एक एनर्जी लेवल आपको देखने को मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके 2 से 3 वीडियोस और आपको देने का पूरा प्रयास होगा मेरी तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर इन क्वेश्चंस को एक बार लगा के एग्ज़ाम में जाना चाहिए। चांस है कि यहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चंस या रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस, या आपको वहाँ पर ऑप्शंस को छांटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने देश का कब स्थापित किया गया था, ये सवाल है। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यानी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में किया था। तो कहाँ पर ये खुला था कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? पंतनगर में। और उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, अगर आप चाहते हैं किसी भी अनाज का सुरक्षित भंडारण यानी कि सेफ स्टोरेज चाहते हैं, तो जब भी उस फसल की कटाई होती है उस समय उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो नमी की मात्रा होती है उस फसल में, जब भी आप किसी फसल की कटाई कर रहे हैं तो जो नमी की मात्रा है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो कितना अधिक से अधिक होना चाहिए या उससे अधिक नहीं होना चाहिए कि आप उसको कटाई के बाद उसका सेफ स्टोरेज यानी कि सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित कर पाएँ। तो 14%, 16%, 18% और 20%। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14%। एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा कुछ। देखिए 14% का मतलब है कि किसी फसल की जब आप कटाई कर रहे हैं उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो अधिक से अधिक 14% तक होनी चाहिए। उससे कम हो तो भी चलेगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आप कटाई के बाद उस फसल को बिना सड़े हुए सुरक्षित ढंग से नहीं रख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं फसल बाद में जब उसका भंडारण करेंगे तो वो सड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। आपके सामने दिया गया है कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम, उसके सामने है प्लेस। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर नहीं है वो बी वाला है, क्योंकि ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कानपुर में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है। और बाकी जो है ये आपको पता है कि इज्जत नगर बरेली में पक्षियों को लेकर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। बेंगलुरु में बागवानी अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो आपके सामने ये 3 कम से कम आपको पता होने चाहिए। अपने उत्तर प्रदेश के तो दोनों संस्थान पता होने चाहिए, ये लखनऊ में बरेली में है, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग्स इज, प्रमाणित बीज की थैलियों पर प्रयोग किए जाने वाला जो टैग का रंग है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो जो भी इस तरह के बैग होते हैं, जो बीजों की थैलियाँ होती हैं, तो उनके जो टैग का रंग होता है वो नीले रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। जो आप लोगों में से खेती बाड़ी से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा इसको। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर होता है। और ये मैंने आप लोगों के लिए सतत विकास लक्ष्य इंग्लिश हिंदी दोनों में मुझे मिल गया था, तो मैंने इसको इसमें साथ में कर दिया है। पीडीएफ आप लोग जीएस एंड करंट वॉरियर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों है। इसको बिना देखे मत जाइएगा एग्ज़ाम में, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ये सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, दोनों सही है, गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 107 इस समय एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो लोग करंट अफेयर्स में अपडेट नहीं होंगे या नहीं ध्यान दे पाए होंगे, उनको लग रहा होगा कि 106 नेशनल पार्क होगा, 106 राष्ट्रीय उद्यान होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 107 नेशनल पार्क हो गया है। ये मई जून का ही, अभी जून का शायद करंट अफेयर का न्यूज़ है। जो उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य, इसी को दूसरा
जो दूसरा नेशनल पार्क है उड़ीसा का भीतरकनिका के बाद, वो घोषित किया गया है और ये देश का लेटेस्ट एकदम नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। यानी कि 107वां नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए, ये भी क्वेश्चन इस तरह का आरओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 का तो पता होना चाहिए। बताता हूँ कौन कौन सा। ये आपके सामने आरक्षित जैव मंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व, और ये ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना का वर्ष है। तो देखिए, पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो आपका नीलगिरी है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था, 1986 में, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आखिरी है वो है पन्ना, ये 2001 में नहीं है, 2011 में है। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं था, इनकरेक्टली मैच्ड था, वो ऑप्शन डी है। तो पहला याद रखिएगा, 1986 में स्थापित किया गया। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, आपको पता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक अधिनियम आया था 1986 में, तो वो नीलगिरी भी उसी साल स्थापित हुआ। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, आरक्षित जैव मंडल, ये लास्ट में स्थापित हुआ है देश में 2011 में। कम से कम इतना भी आपको पता है तो काम हो जाएगा। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल मगरमच्छ परियोजना 1975 में शुरू किया गया था, 2 साल के बाद। जो बाघ था उसके बाद 2 साल के बाद मगरमच्छ के लिए भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए परियोजना शुरू की गई थी, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो हिम तेंदुआ परियोजना है, ये 2010 में नहीं है, 2009 में है, ध्यान रखिएगा। तो 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ टर्म है और ये लिखा है कि सबसे पहले किसके द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, क्योंकि 3 गलत इसमें सुमेलित है, एक केवल सही है। और वो कौन सा सही है, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व शब्द है, बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित मंडल जो हमने पीछे देखा था, इसका जो नाम है वो एडवर्ड स्यूस ने दिया था। बाकी ये तीनों आपस में इंटरचेंज है, इधर उधर है। तो राइट ये है। इकोसिस्टम की बात कही थी, शब्द जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एजी टेंसले ने दिया था। इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है, ये शब्द राइटर ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की बात करें तो ये रॉमंड डेसमन ने दिया था। और इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है वो आप अगर देखेंगे, अर्नेस्ट हैकर, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, इसको ठीक करके आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देंगे। देखिए, बी और डी में से इसको ठीक करके फिर पीडीएफ आप लोग शेयर कर देंगे। ए फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर इज़ नोन एज। देखिए, कोई भी किसान है, उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से उनको श्रेणी में, अलग अलग श्रेणी में डाला जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर 1 हेक्टेयर से कम, जिन भी किसान भाइयों के पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, उनको मार्जिनल फार्मर यानी कि सीमांत किसान कहा जाता है। और अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में उनके पास ज़मीन है तो उनको स्मॉल फार्मर यानी कि छोटा किसान नहीं, ये गलत शब्द है, लघु किसान, ये लघु किसान होंगे, वो उस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद 2 एकड़ से ऊपर के उनके पास ज़मीन होती है तो अलग अलग श्रेणियाँ बनी हुई हैं। ये गूगल ट्रांसलेशन है, माफ़ करिएगा, छोटा शब्द नहीं होगा, उनको लघु किसान कहा जाता है, इसको भी ठीक करा देंगे। सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है। लघु किसान यानी कि स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, खेती होती है। उसके बाद देखिए 2 से 4 हेक्टेयर है तो सेमी मीडियम, अर्ध मध्यम, और मीडियम श्रेणी में वो होते हैं जो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास कृषि योग्य भूमि होती है। 10 हेक्टेयर या उसके ऊपर अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है तो आप लार्ज फार्मर यानी कि बड़े किसानों की श्रेणी में गिने जाते हैं। किस 5 ईयर प्लान यानी कि 5 वर्षीय योजना के तहत एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था वो निगेटिव दर्ज किया गया, यानी कि इस 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आया और आपको याद नहीं आ रहा हो तो ज़रा सोचिए कि ऐसा कौन सा वो 5 वर्षीय योजना रहा होगा जब स्थितियाँ बिल्कुल ही अलग थीं, बहुत प्रतिकूल थीं, हमारे खिलाफ थीं। तो आपको याद आएगा 3rd 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 65 तक चलना था। अब आपको पता है 1962 में चाइना के साथ वॉर हो गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, और हमारे जो तब के पाकिस्तान की लड़ाई के समय प्रधानमंत्री थे
स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान का नारा दिया था ताकि जवानों को लेके एक अलग उत्साह, एक अलग जोश भरा रहे। और किसान लोगों के लिए इसलिए दिया था क्योंकि अकाल जैसी सिचुएशन आई हुई थी भारत में, तो उनका मनोबल न टूटने पाए। तो दो नारा, जय जवान जय किसान, जो आज तक लोगों के जेहन में बसा हुआ है, और ऐसा नारा अब जल्दी दोबारा देखने को भी नहीं मिलेगा। तो वो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उस समय ये दिक्कतें आई थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, और उसके सामने जो ग्रोथ मॉडल है, किसके ग्रोथ मॉडल पर, किसके विकास के मॉडल पर ये नाम रखा गया, ये लागू किया गया उस पंचवर्षीय योजना को, ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था, वो हारोल्ड डोमार मॉडल पे स्थित था, बिल्कुल सही बात है। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महालनोबिस, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकी थे हमारे भारत के। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में, वो इन्हीं की देन है, बसाया हुआ है। तो इनके जैसा सांख्यिकी अब दोबारा जल्दी पैदा नहीं होंगे भारत में। पीसी महालनोबिस मॉडल पर निर्धारित है। जो चौथा पंचवर्षीय योजना है वो अशोक रुद्रा मॉडल पर स्थित, उस पर बसा हुआ है, ये भी सही है। और ये पांचवा नहीं होगा, ये तीसरा जो 5 ईयर प्लान है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, वो आधारित थी एस चक्रवर्ती मॉडल पर। तो ध्यान रखिएगा। पेपर करेंसी पहली बार भारत में कब शुरू हुआ? कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में। 1862 में कैसे हुआ था? क्योंकि एक पेपर करेंसी एक्ट 1861 का आया था, उसी ने भारत सरकार पे अधिकार दिया कि आपके पास मोनोपोली होगा नोट्स को इशू करने का। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ही नोट्स को जारी कर सकते हैं, कोई और ऐसे राजा या संगठन नहीं होगा भारत में अंग्रेज़ों के समय में कि वो नोट्स को छाप सके। तो 1861 के कागजी मुद्रा अधिनियम ने भारत सरकार को नोट जारी करने का एकाधिकार प्रदान किया। जो बीएसई सेंसेक्स है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, वो इंडेक्स है जो मेज़र करता है अप एंड डाउन इन द शेयर मार्केट। आपको बताना है कितनी कंपनीज इस बीएसई सेंसेक्स में कवर होती हैं। तो बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को मापने का एक सूचकांक है। सूचकांक के अंतर्गत शामिल कंपनियों की संख्या कितनी है? 30 कंपनियां इसमें होती हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, आप लोगों में से प्लीज़ कुछ कैंडिडेट जो भी यहाँ तक इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज होती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में तो 30 कंपनीज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें कितनी कंपनीज हैं आप लोग बताइएगा। देखिए, ये सेंसस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए गए इस वीडियो में, जो बिल्कुल हट के इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकता है। तो जनगणना 2011 के संबंध में 2 आपके सामने कथन है, स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 640 ज़िले अपने भारत में थे। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 ज़िले हैं या उस समय थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, जो डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है अपने भारत का, वो लोएस्ट था 2001 से 2021 के बीच में। भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम रही। बिल्कुल सही बात है। इसके पहले हमारा जो दशकीय जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि था, मतलब हर 10 साल में हमारी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ती है, वो 20%, 21% इस तरीके से हुआ करता था। ये जो 2001 से 2011 के बीच का जो दशक है, उसमें 17.64% ही हमारी आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, और ये मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम रही? ये बात हमें 2011 की जनगणना के अनुसार पता चलता है। तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है भारत का जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दर्ज किया गया 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अंडमान निकोबार आइलैंड का अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, तो मात्र 46 लोग हैं। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया निकालिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर निकालिए एरिया, तो उसमें सिर्फ 46 लोग एवरेज आपको रहते हुए नज़र आएंगे अंडमान निकोबार में। जबकि जब राज्य की बात भी आएगी, स्टेट की भी बात आएगी, और स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश दोनों लिखा होगा, तो पहले नंबर पे आप चुनेंगे किसको? अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि मात्र 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं।
और यूनियन टेरिटरी की बात आएगी केंद्र शासित प्रदेश की, तो आप किसको चुनेंगे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप को। भारत में लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन कब देखा गया? यानी भारत में शहरीकरण की दशकीय वृद्धि का सबसे बड़ा प्रतिशत कब देखा गया? यानी वो कौन सा 10 साल था जब सबसे अधिक हमें शहरीकरण बढ़ते हुए नज़र आया, शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या हमें ज़्यादा नज़र आई, कि मतलब उनकी जो जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों में, वो सबसे अधिक हमें कब देखने को मिला? 1971 से 1981 के बीच में। माफ़ करिएगा। Who originally propounded the theory of 3 stages of social development? ये 2-3 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विकास के 3 चरणों का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो ये हैं अगस्त कॉम्ट ने किया था। बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे अगस्त कॉम्ट। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी जिन्होंने ऑप्शनल लिया है यूपीएससी में या पहले यूपीपीएससी में जो तैयारी करते थे, उनको पता होगा अगस्त कॉम्ट का नाम वो बिना सुने रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनको सोशियोलॉजी का जनक, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। 1838 में उन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी की थी सोसाइटी की, और उन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहले धार्मिक, उसके बाद आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल, और फिर वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक के पहले हम पहले धार्मिक होते हैं, फिर हमारे अंदर कुछ और रैशनैलिटी डेवलप होती है, हम कुछ और हमारा विकास होता है, हम आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं, मेटाफिजिकल बनते हैं, और उसके बाद हम साइंटिफिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज? यानी भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ये हाशिम समिति का गठन किया गया था। पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको देख के जाना है। 2010 में प्लानिंग कमीशन ने इस समिति को बनाया था कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, बीपीएल परिवार रह रहा है, आप उनको ढूंढिए, पहचानिए। तो ये ज़रूरी है आपको पता हो। राज 3077 वैरायटी है कौन से फसल का? तो राज 377 एक किस्म है, किसका है? ये गेहूं का किस्म है। राज 3077 377 नहीं, 3077। पूसा सिंधु गंगा, ये किसकी वैरायटी है? पूसा सिंधु गंगा ये किसका प्रकार है? तो ये भी गेहूं का प्रकार है, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, और आपको बताना है कि इनमें से गेहूं का कौन सा वैरायटी है। यानी भारत में फसलों की निम्नलिखित अधिक उपज देने वाली किस्मों पर विचार करें, और इनमें से कौन सा गेहूं है आपको बताना है। देखिए, एग्रीकल्चर का जो कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैंने एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को सेलेक्ट करके पिछले आरओ के पेपर में जो भी चीज़ें पूछी गई, पीसीएस में जो चीज़ें पूछी गई, वो मैंने आप लोगों के सामने उस वीडियो में रखा है, उसको देख लीजिएगा। उससे आप तुरंत समझ गए होंगे कि जया और पद्मा, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि सुदामा जी द्वारकाधीश गए हैं, सामने कृष्ण जी बैठे हैं, और उसके बाद जया है। पद्मा लक्ष्मी जी का स्वरूप है, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी थी, उसके बाद जया भी इस बगल में एक बैठी हुई हैं। तो जया, पद्मा, कृष्णा, ये वैरायटी है किसका? चावल का, क्योंकि वो अपने मुट्ठी भर चावल लेके गए थे सुदामा जी वहाँ पे द्वारकाधीश। तो जया और पद्मा जो वैरायटी है किस्म है, ये चावल की है। और अर्जुन और सोनालिका, ये जो अर्जुन और सोनालिका है, ये गेहूं का किस्म है। जया और पद्मा आर वैरायटीज ऑफ राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की किस्म फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम कर सकता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो चावल की फसल के लिए एक बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में काम कर सकता है? हम बात कर रहे हैं नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वरुण इज़ अ वैरायटी ऑफ, आप कुछ भी मत याद रखिए, कम से कम वरुण आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये इतनी बार ये शब्द रिपीट हुआ है आरओ के प्री मेंस में और यूपी और एसीएफ के क्वेश्चन पेपर में कि मैं आपको बता नहीं सकता। वरुण जो है ये किस्म है किसकी? सरसों की, मस्टर्ड की। नहीं भूलना है, वरुण सरसों खा रहा है। आप ऐसे सोचिए बस एक बार इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि किसी बस स्टैंड पे कहीं पे वरुण जो है वो सरसों खा रहा है, इस तरह से सोचिएगा। पीताम्बरी इज़ अ टाइप ऑफ, पीताम्बरी भी जो है वो सरसों की एक किस्म है। तो वरुण और पीताम्बरी, तो वरुण खा रहा है सरसों और पीताम्बरी उसको बैठ के देख रही है। कंचन, कृष्णा और बनारसी आर इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। देखिए, कंचन, कृष्णा एवं बनारसी उन्नत किस्म है किसकी? इंडियन गूसबेरी यानी कि भारतीय करौदा आंवला का। आंवला का माफ़ करिएगा,
आंवला का ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ये उन्नत किस्म है, कंचन, कृष्णा और बनारसी। और विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, सबसे ज़्यादा स्रोत अगर कहीं भी विटामिन सी का है तो वो है इंडियन गूसबेरी, भारतीय करौदा आंवला। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज़, आम की बीज रहित किस्म। बात ऐसा है कि ये जो किस्म है सिंधु, ये आम का एकमात्र ऐसा किस्म है जिसमें बीज नहीं होता है। तो दिस इज़ द ओनली सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इन द होल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में आम की एकमात्र बीज रहित किस्म है। अगर बीज रहित किस्म है तो ये हर बार आम पैदा कैसे हो रहा है? बीज तो होना चाहिए ना। तो इसके बारे में जब एग्ज़ाम भी जाएगा तब पढ़िएगा, अभी मत देखिएगा। ये है कुछ फसल और ये है उनकी किस्म का नाम, नेम ऑफ वैरायटी। आपको बताना है कि कौन सा सही इसमें से सुमेलित नहीं है। गेहूं जो है गोविंद, देखिए मैंने आपको बताया था सुदामा गए हैं द्वारका, वहाँ पे बैठे हैं कृष्ण, तो वो गोविंद का रूप है। तो गोविंद जो है वो धान है, क्योंकि चावल मुट्ठी पर लेके गए थे, बगल में उनके बैठी थी कौन? रुक्मणी जी। रुक्मणी जी किसका रूप है? पद्मा। तो पद्मा और गोविंद ये चावल की किस्म है। और जया जी भी साथ में बैठी हुई थी, देख रही थी। तो जया, पद्मा और गोविंद ये वैराइटीज़ हैं, किस्म हैं किसकी? चावल की। तो धान का यानी धान की खेती होती है तब चावल बनता है, तो धान की वैरायटी है गोविंद। वीट की वैरायटी है शुष्क सम्राट, गलत, ये भी धान का है। अब शुष्क सम्राट भी धान का चावल की इम्प्रूव वैरायटी है। पारस जो है वो अरहर का है, बिल्कुल सही। और मटर का प्रकाश है, प्रकाश ध्यान रखिएगा, भले ही और कुछ मन ना हो, प्रकाश ध्यान रखिएगा, मटर का है। मतलब मटर खाते ही उसके चेहरे पे प्रकाश देखने को मिल गया आपको। यूनाइटेड नेशंस ने कौन से दशक को डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए डेडिकेट किया है? यानी संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए कौन सा दशक समर्पित किया है? ये 2021 से 2030 है, ध्यान रखिएगा, 2021 से 2030। ये इसको भी आंसर सही करके आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे। इसका आंसर सी है, 2021 से 2030 के बीच में ये डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। कौन से स्थान पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्थापित हुई थी 2003 में, ताकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को लागू किया जा सके? यानी जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ये हमारा ये वाला जो इस 2-3 वीडियोस मेरी लाने की कोशिश होगी। तो आज ये 29 क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और 3 दिन है अपने पास फाइट करने के लिए, हम लोग फाइट करेंगे। वर्तनी का एक वीडियो आज मेरी पूरी कोशिश होगी। आज कोशिश क्या, मतलब चाहे तबीयत साथ दे न दे, आज आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हिंदी के लिए मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया, उसको निभाना ज़रूरी है। और इस वीडियो को, इस पीडीएफ को, इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको थोड़ी देर में ठीक करवा के मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और पिछले जो 1-2 वीडियोस हैं जो एग्रीकल्चर वाले हैं ख़ास तौर पे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत आप लोगों को मदद करने वाला है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हिंदी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका 1 से 2 वीडियो और मिलेगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इसमें एक ऐसा वीडियो और मिलेगा जिसमें कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ ज्योग्राफी के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटी के अगर होंगे तो देख लूँगा, पॉलिटी के लिए भी होंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं और अगले 3 दिन में आप लोगों के लिए कौन कौन से वीडियोज़ आ सकते हैं। जब भी वीडियो आए देखिए आराम से, समय अब 3 दिन है, कोई मतलब नहीं है कि रात में है दिन में है। अच्छे से पढ़िए 72 घंटे, और उसके बाद रेस्ट लीजिएगा संडे को। और आगे हम लोग और बेहतरीन जर्नी में चलेंगे। पीसीएस के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, तो इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। और जो पेड दे रहे हैं उनके लिए अगस्त से वीडियोज़ आएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।